अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर खालिद महमूद अवान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ हैं उनकी इक़साम क्या हैं, यानी काबिल तजदीद वसाइल कौन कौन से हैं और इनकी क्या इक़साम है। आपको पता है कि मेरा लेक्चर इंतहाई आसान तरीन अल्फाज में होता है और जो तालिब इल्म किताब पढ़ कर नहीं समझ सकते वो मेरा ये लेक्चर सुनकर ये तमाम मौज़ूआत जो उनको आसानी से समझ सकते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की जानिब, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो तालिब इल्म अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक आती रहें। और प्लेलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, आपके तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ यहाँ मौजूद हैं, आप इनको देख लीजिए और जो आपके दीगर साथी हैं उन तक भी ये पहुँचा दीजिए, उनको शेयर कीजिए ताकि जो बाकी लोग हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। क्योंकि मेरा जो चैनल है इसका बुनियादी मकसद आप लोगों को सहूलत फ़राहम करनी है ताकि आप तमाम लोगों को फ़ायदा हो सके। और जिन बच्चों को किताबें पढ़कर दिक्कत होती है वो किताबों के पढ़े बहर इन वीडियो से बुनियादी मालूमात हासिल कर सकें और अपने इम्तिहान की तैयारी भी कर सकें। तो चलते हैं जी आज के मौजू की जानिब। आज का टॉपिक हमारा है कि काबिल तजदीद वसाइल कौन से हैं और उनकी इक़साम क्या हैं। तो जो सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि काबिल तजदीद वसाइल को हम काबिल तजदीद वसाइल या रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दोबारा बढ़ सकते हैं और कभी ख़त्म नहीं होंगे। काबिल तजदीद वसाइल को पायदार वसाइल भी कहा जाता है। नाम से पता चलता है कि ये वसाइल माहौल में करीब करीब लामहदूद मिक़दार में काबिल रसाई हैं, जैसे हवा और पानी, या मुतनव्वे कुदरती अमल के ज़रिए मुसलसल और तेज़ी से दोबारा ज़ख़ीरा किए जाते हैं। यानी जैसे जंगलात, इनको दोबारा तेज़ी से ज़ख़ीरा किया जा सकता है। इस वजह से जो काबिल तजदीद कुदरती वसाइल हैं इनको हासिल करना हो तो ये आम तौर पर ज़्यादा महंगे नहीं होते, कम लागत कम कीमत वाले होते हैं और बाकायदगी से माहौल पर जो असरात हैं वो बुरे असरात नहीं डालते, बल्कि जो छोटे बहुत मनफी असरात हैं उनको भी कभी कभार जज़ब कर लेते हैं। अब हम कुदरती वसाइल की तरफ देखते हैं कि काबिल तजदीद कुदरती वसाइल कौन से हैं। ये वही हैं जो दोबारा बढ़ सकते हैं या पैदा कर सकते हैं या पैदा किए जा सकते हैं। अब आपको मिसाल देता हूँ कि दरख्त जो हैं वो काबिल तजदीद वसाइल की एक अच्छी मिसाल हैं। अगर कोई आदमी दरख्त काटता है तो वो बीजों की मदद से या उनकी वो जो कलमें होती हैं, शाखें हैं, उनकी मदद से दोबारा उनको उगा सकता है। अच्छा, जानवर इन वसाइल की एक और मिसाल हैं। जानवर जब होते हैं पहले बच्चे होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो बहुत सारे बच्चे दे जाते हैं। जब बूढ़े होते हैं तो वो क्या करते हैं कि मर जाते हैं, और जो जानवर मर जाते हैं वो अपने मरने वाले जो जानवर हैं अपनी जगह नए जानवर छोड़ जाते हैं और नए जानवर बड़े होकर पुराने जानवरों की जगह ले लेते हैं। और यही मिसाल इंसानी आबादी की भी है कि इंसान भी बहुत सारी आबादी पैदा करते हैं जितनी वो कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, तभी दुनिया भर की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। अच्छा, दरख्त दुनिया में काबिल तजदीद कुदरती वसाइल की एक किस्म है। हम दरख्तों का इस्तेमाल हज़ारों मुख्तलिफ़ अशिया में करते हैं। तकरीबन 8000 के करीब ऐसी चीज़ें हैं जिनमें दरख्तों का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर गत्ते के डब्बे बनाने के लिए हम दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं। माचिस बनाने के लिए दरख्तों को इस्तेमाल करते हैं। कागज़ बनाने में
درختوں کا استعمال ہوتا ہے، ربڑ بنانے کے لیے بھی درختوں کا استعمال ہوتا ہے، تو بے شمار چیزیں، مختلف ادویات بنانے میں بھی جڑی بوٹیوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ان مصنوعات کی جو اکثریت ہے اس کو بنانے کے لیے لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور درخت کی لکڑی عام طور پر ہمارے گھروں میں فرنیچر، کاغذ اور ماچس وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح درختوں کے کیمیکل جو ہیں وہ مصنوعی ریشم بنانے میں، کپڑا بنانے میں، خوراک بنانے میں، ادویات اور ربڑ جیسی چیزیں بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ پھر جو مزید مصنوعات بنتی ہیں وہ بٹس میں، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، اور کچھ چیزیں بڑے ٹکڑوں سے تیار کر کے بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم ٹیکسٹائل ملوں کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ ایک جہاں کپڑا بنتا ہے وہاں بوائلر ہوتے ہیں، اور ان کے اندر لکڑیوں کا بورا استعمال ہوتا ہے۔ وہ درختوں کے پتوں کو کاٹ کر اور پھر ان کو باریک کرش کر کے، درختوں کے سوکھے ہوئے پتے اور گندم کا بھوسا، ٹھیک ہے، اور کپاس کی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں کپاس توڑنے کے بعد اس کے پودوں کی، یا سرسوں کے جو پتے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو سکھا کے ان کو باریک بورا بنا کے وہ ٹیکسٹائل ملوں میں استعمال کیا جاتا ہے ایز اے فیول یا ایندھن۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب درختوں کو کاٹ کر لکڑی بنائی جاتی ہے تو اس لکڑی سے فرنیچر بنتا ہے۔ اسی لکڑی سے اس کو مزید کاٹ کر اس میں سے بورا نکالا جاتا ہے، اس کو کرش کر کے، یا جب لکڑی کو کاٹتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا جو بورا ہوتا ہے اس کو جمع کیا جاتا ہے۔ اب اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ جب برف پگھلتی ہے تو برف کے اوپر ڈالتے ہیں، جب ہم گھروں کے اندر ماربل لگاتے ہیں، اس کو ماربل لگانے کے بعد رگڑائی کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، اس کے اوپر یہی بورا ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہی بورا جو ہے وہ ایندھن کے طور پر جلانے کے لیے، پھر پارٹیکل بورڈ بنانے کے لیے، یا جانوروں کے بستر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی جہاں جانور لیٹتے ہیں سردیوں میں وہاں ہم بورا ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ جانور گرم رہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ضمنی مصنوعات کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ڈائریکٹ کچھ چیزیں بہت ساری کارخانوں میں نہیں بھی بنتی ہیں، جیسے ہم نے گھروں کے اندر وہ ماربل کے اوپر بچھا دیا، یا ہم نے اس کو فرش کے اوپر بچھا دیا جانوروں کے لیے اور جلانے کے لیے بھی۔ تو اس کے لیے جو درختوں کی کٹائی کے حوالے سے جو ضمنی پیداوار ہے، اس کی ایک اور مثال باغات کے لیے درختوں کی فالتو ٹہنیوں کا کاٹنا ہے۔ اور جب ہم درخت کی چھانٹی کرتے ہیں، درختوں کے اوپر سے فالتو پتے اور فالتو جو شاخیں وہ اتار دیتے ہیں، تو ان کو جانوروں کے چارے کے لیے اور جلانے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ قابل تجدید وسائل بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہوا اور پانی کو بھی قابل تجدید قدرتی وسائل سمجھا جاتا ہے۔ یہ درختوں اور پودوں کی طرح دوبارہ نہیں اگتے، یعنی ہوا اور پانی درختوں اور پودوں کی طرح دوبارہ نہیں اگتے، یا جانوروں کی طرح بچے نہیں دیتے، لیکن یہ ہمیشہ تجدید کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے سائیکلز ہوتے ہیں، چکر ہوتے ہیں، ان میں منتقل ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، ہوا بھی اور پانی بھی، اور اکثر وہیں سے واپس آتے ہیں جہاں سے انہوں نے شروع کیا ہوتا تھا اپنا سفر۔ کبھی کبھی انسان بھی اسی جگہ پہ آ کھڑا ہوتا ہے، جیسے وہ ایک کسی فلم کا گیت تھا نا، لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔ نور جہاں کا یہ بڑا مشہور گیت تھا۔ تو بہرحال یہ جو ہوا ہے یا جو پانی ہے، ان کا جو یہ سفر ہے یا جو عمل ہے، یہ بار بار دہرایا جاتا ہے، ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اعلیٰ چیز ہے کہ تمام جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے
हवा और पानी दोनों की ज़रूरत होती है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह कि काबिल तजदीद कुदरती वसाइल की एक किस्म और भी है। कुछ ऐसे ज़राए पावर रिसोर्सेज यानी हवा और सूरज, ये ऐसे ज़राए हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म से कभी ख़त्म नहीं होंगे, जब तक अल्लाह चाहेगा ये हमारे लिए मौजूद रहेंगे। तो आखिर में ये याद रखना ज़रूरी है कि काबिल तजदीद कुदरती वसाइल को दोबारा बढ़ाया जा सकता है या तब्दील किया जा सकता है। अब सूरज की ताकत क्या है? हम इससे शमसी तवानाई बनाते हैं। आप देखते हैं कि जगह जगह घरों के अंदर और दुकानों की छतों पे आपको सोलर की प्लेटें नज़र आती हैं। आप में से भी अक्सर लोगों के घरों में होंगी, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते ख़रीदने के लिए या जगह नहीं होती लगाने के लिए, वो एक दो प्लेटें लेके लगा लेते हैं छत के ऊपर, ताकि चलें जी कुछ इतना फ़ायदा होगा कि एक पंखा दो पंखे चला लें, बिजली का बिल कम हो जाएगा, या जब बिजली नहीं होगी उस टाइम पर दिन में काम आ जाएगा, या बैटरी भी साथ लगा लेंगे तो रात को भी हवा देंगे पंखे। तो ये अल्लाह की देन है सूरज की रोशनी। फिर ग़िज़ाई अज्जा वो केमिकल हैं जो जानदारों को दरकार होते हैं। तो ग़िज़ाई अज्जा भी हमारे यहाँ ख़त्म नहीं होते। ये काबिल तजदीद कुदरती वसाइल हैं, क्योंकि ये भी साइकिल्स में घूमते हैं और दुनिया से बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। अगर गाय जैसा जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए किसी पौधे को खाता है, तो क्या होता है कि पौधे के जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो गाय खा लेती है, तो गाय के जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। ये ग़िज़ाई अज्जा जानवरों के जिस्मों में इस्तेमाल होते हैं और फिर बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा फुज़ले के तौर पर जानवरों के गोबर के तौर पर बाहर आते हैं, और फिर यही गोबर किसान जो है मिट्टी में डालता है ग़िज़ाई अज्जा के तौर पर, खाद के तौर पर, नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पर, और ये मिट्टी में आ जाते हैं और इसी मिट्टी से दोबारा नए पौधे, नए दरख्त उगते हैं और फिर इंसान और जानवर उनको खाते हैं। अगर जानवर मर जाते हैं, कुछ पालतू जानवर जो मरते हैं उनको तो इंसान ज़बह कर लेता है, जो वैसे मर जाते हैं या इंसान ज़बह नहीं कर सकता वो मर जाते हैं, हराम हो जाते हैं, या वैसे जानवर जो घोड़ा वगैरह हैं जो हलाल नहीं होते, वो जब मरते हैं तो ये भी ज़मीन में ही दबते हैं ना, इनको कहीं ऊपर तो नहीं उड़ाया जाता, ये ज़मीन में ही दब जाते हैं। तो इनके जो अज्जा हैं, उनको जो गोश्त है, उनको जो सारा अज्जा हैं, वो सारे मिट्टी खा जाती है और मिट्टी में वो पूरी उनके जो दरख्त उन्होंने खाए होते हैं जानवरों ने, जो ग़िज़ा बन जाते हैं, वही दरख्त पहले ग़िज़ा बनते हैं जानवरों की, और ये जानवर फिर खुराक बनते हैं मिट्टी की, और ये अल्लाह ताला की तरफ से सिलसिला जारी है। और पौधे फिर क्या करते हैं, ये ज़मीन में जब ये अज्जा शामिल होते हैं, फिर नए पौधे ज़मीन से निकलते हैं और वही ग़िज़ाई अज्जा दोबारा लेते हैं, और ये सिलसिला जारी रहता है। इसके अलावा जो काबिल तजदीद कुदरती वसाइल हैं वो वक्त के साथ कुदरती तौर पर भरे जा सकते हैं, उनको बढ़ाया जा सकता है, यानी इनकी कमी के गैप को पूरा किया जा सकता है, और ये इस्तेमाल के बाद बेकार नहीं होते। इन काबिल तजदीद वसाइल की मिसालें पानी, सूरज की रोशनी, दरख्त और हवा वगैरह हैं। इन वसाइल को हमारे घरों में शमसी प्लेटों से बिजली, हरारत और बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वसाइल हमें खुराक और तामीराती मवाद भी फराहम करते हैं। जैसे जो दरख्त हैं उनको काट कर हम लकड़ियाँ हासिल करते हैं, और यही लकड़ियाँ घरों में छत के ऊपर इस्तेमाल की जाती रहीं हज़ारों सालों से। अब ये रवाज ख़त्म हो गया और लोहे का इस्तेमाल और लंटर वाली छतें, वरना लकड़ियों की छतें ही होती थीं।
अच्छा, फिर हम देखते हैं कि काबिल तजदीद कुदरती वसाइल के कुछ फ़वाइद हैं, और इनमें सबसे अहम फ़ायदा यह है कि इनकी पायदारी है, चूँकि हम इनको ख़त्म किए बगैर बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद ये कि जितने भी काबिल तजदीद वसाइल हैं, ये कभी भी आलूदगी पैदा नहीं करते और इन्हें माहौल दोस्त समझा जाता है। लेकिन इसके बरक्स दूसरी तरफ काबिल तजदीद कुदरती वसाइल को, यानी रीन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। लिहाजा दरख्तों और मछलियों समेत कुछ काबिल तजदीद वसाइल की बद इंतज़ामी जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह है कि हम इनको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, दरख्तों को भी, मछलियों को भी। इस हवाले से एक 1990 में कहते हैं कि 1990 की दहाई में कनाडा में अटलांटिक कोड फिशिंग इंडस्ट्री जो थी वो हद से ज़्यादा माहीगीरी की वजह से बिगड़ गई थी, और हो सकता है कि ये मुस्तकबिल में दोबारा कभी इतनी बिगड़े कि हम उसको इस्तेमाल ना कर सकें या इसको बहाल ना कर सकें। इसके अलावा तवानाई के जो काबिल तजदीद ज़राए हैं, यानी कि जैसे हवा है और शमसी तवानाई है, तो इसको भी हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि हवा को हमने आलूदा कर दिया और शमसी तवानाई को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके और फिर हम उससे बिजली बनाते हैं, उनसे हम एसी चलाते हैं, उनसे हम पंखे चलाते हैं, उनसे हम गाड़ियाँ चलाते हैं, बैटरियाँ चार्ज करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हवा की, फ़िज़ा की आलूदगी, माहौलियाती आलूदगी जो है उसका सबब बनता है। बहरहाल जब हम तवानाई के वसाइल के बारे में बात करते हैं तो वो हमेशा इनकी पायदारी का सवाल उठाते हैं। ये एक अहम नुक्ता है कि कुदरती वसाइल हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बड़ी हद तक काफ़ी तवानाई फराहम करते हैं, जिनमें हमारे घरों को गर्म करना यानी हीटर लगा के, हमारे शहरों को बिजली फराहम करना और हमारी गाड़ियाँ चलाना शामिल हैं। मज़ीद ये कि ये एक अहम नुक्ता है कि हम कुदरती वसाइल को तवील मुद्दत में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। काबिल तजदीद वसाइल हमें साफ़ तवानाई पैदा करने में भी मदद देते हैं, जिनसे आलूदगी नहीं होती और मौसमियाती तब्दीली को बरकरार रखने में मदद मिलती है। अज़ीज़ तलबा, जो काबिल तजदीद वसाइल हैं इनमें बायोमास एनर्जी, हाइड्रो पावर और जियोथर्मल पावर, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, ये सभी शामिल हैं। बायोमास तवानाई से मुराद वो तवानाई है जो हम जानवरों या पौधों से हासिल होने वाले नामियाती मवाद से हासिल करते हैं, यानी जानवरों के गोबर से हम जो एनर्जी हासिल करते हैं, जो हम गैस बनाते हैं, तो वो बायोमास एनर्जी कहलाती है। इनमें लकड़ी और जो सीवरेज है और इस तरह दीगर चीज़ें, एथनॉल वगैरह, वो भी शामिल हैं। एथनॉल कहते हैं ये जो मकई है ना, या इस तरह के जो दूसरे पौधे हैं उनसे हमें हासिल होता है। तो बायोमास को तवानाई के एक ज़रिए के तौर पर इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है कि ये नामियाती मवाद जो है वो जज़ब हो जाता है। इसी तरह हाइड्रो पावर क्या होता है, ये जो हम बिजली बनाते हैं पानी से, और थर्मल पावर जो हम कोयला जला के बिजली पैदा करते हैं। सोलर एनर्जी आपको पता है, विंड एनर्जी भी हवा से बिजली पैदा होती है, टरबाइन लगी होती हैं। अगर आपने कभी कराची से हैदराबाद सफ़र किया हो रेल पर या मोटरवे पर, तो आपको सड़क के दोनों किनारे और रेलवे लाइन के दोनों किनारे हैदराबाद से कराची के दरमियान बहुत लंबे अरसे तक जो है वो आपको कई किलोमीटर तक फैले हुए प्लांट नज़र आएंगे। दिन में जाएंगे तो आपको पंखे चलते हुए नज़र आएंगे, रात को जाएंगे तो पंखों के साथ लाइटें भी नज़र आएंगी, ग्रीन रंग की लाइटें, जो पंखे चलते हैं हवा से और वो बिजली बनाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें। तो ये आजकल सिस्टम घरों के लिए भी आ गया, जिस तरह आप सोलर लगाते हैं, आप घरों के अंदर भी अपनी छत के ऊपर या अपने प्लाट के ऊपर वो विंड एनर्जी
جو ہے اس کی مشین لگا سکتے ہیں. لیکن یہ ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پر عام نہیں ہے, ابھی یہ سستی نہیں ہوئی جس طرح سولر کی ٹیکنالوجی سستی ہے. ونڈ انرجی کا فائدہ یہ ہے کہ رات دن ہوا چلے گی, مشین چلتی رہے گی اور بجلی بنتی رہے گی. ہوپ فلی عزیز طلباء یہ رینیویبل ریسورسز اور ان کی جو اقسام ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوں گی اور آپ کے لیے بہت مفید ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کو علم کی دولت سے نوازے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.